वारेन बफे के निवेशबंदी नियम। वारेन ने आरंभ में अपने पिता के मार्गदर्शन में निवेशबंदी नियमों को सीखा और फिर बाद में अपने मार्गदर्शक बेंजामिन ग्राहम के सानिध्य में उन नियमों को परिष्कृत किया। वारेन के निवेशबंदी नियमों को इन दो सरल सूत्रों में व्यक्त किया जा सकता है। नियम एक, अपनी पूंजी मत गवाओ। नियम दो, नियम एक को कभी मत भूलो। वारेन कहते हैं, सक्रिय निवेशक को प्रतिदिन 3 कार्य करने चाहिए: अध्ययन, शोध और चिंतन। वारेन के निवेशबंदी सिद्धांत के निचोड़ को इस प्रकार समझा जा सकता है। जान लीजिए कि आपके पास क्या है। निवेश से पहले अनुसंधान कीजिए। व्यापार के स्वामी बनिए, शेयर के नहीं। जीवन भर के लिए कुल 20 निवेश कीजिए। शेयर खरीदते समय लंबे समय तक उसका स्वामी बनने का निश्चय कीजिए। अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उस समय जिन बातों का आप ध्यान रखेंगे, उन्हीं बातों का ध्यान शेयर खरीदते समय भी रखना चाहिए। वारेन शिकार-कश प्रणाली का इस्तेमाल निवेश करने के लिए करते रहे हैं, जिसके तहत वह पुरानी कंपनियों के शेयर खरीदते रहे हैं। ऐसी कंपनियों के पास उपचारण के 1 या 2 कश बचे रहते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल मिल रही है, जिसकी आयु 20 वर्ष या उससे भी कम बची हुई थी। शिकार-कश प्रणाली से आगे बढ़कर वारेन उचित कीमत पर अत्यधिक मुनाफा देने वाली कंपनियों में निवेश करने लगे। इसका एक उदाहरण जिलेट कंपनी में किया गया उनका निवेश है। सन 1999 में वारेन ने इस कंपनी के शेयर $60 करोड़ में खरीदे। दुनिया की सबसे बड़ी रेजर ब्लेड कंपनी की कुल संपत्ति $3 अरब में वारेन की होल्डिंग कंपनी का 11% स्वामित्व है। खरीदारी के वक्त जिलेट के प्रति शेयर की कीमत $6.25 थी, जो 14 वर्ष में 12% रिटर्न देने लगा। वारेन मानते हैं कि हर रात दुनिया के 2.5 अरब लोगों की दाढ़ी बढ़ती है, तो अगली सुबह वे जिलेट से ही हजामत बनाते हैं। दुनिया के शेविंग बाजार के 70% हिस्से पर जिलेट का कब्जा है। वारेन नसीहत देते हैं कि हमेशा किसी अनूठे व्यापार या स्टॉक को कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। वे खुद $1 की संपत्ति 50 सेंट में ही खरीदते रहे हैं। वारेन मानते हैं कि जीवन में 20 महत्वपूर्ण निवेश करने चाहिए। इस सिद्धांत को उनके गुरु प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने विकसित किया था। वारेन मानते हैं कि साख को बनाने में 20 साल का वक्त लग जाता है, मगर साख को मिटाने में पल भर का ही समय लगता है। निवेशक को सफलता हासिल करने के लिए अपनी साख बनानी चाहिए। वारेन के जीवन में नारी। 78 वर्ष की उम्र में वारेन बफे ने पहली बार एक लेखिका को अपने जीवन के अंतर्गत पहलुओं के बारे में खुलकर बताया और इसी आधार पर उनकी आधिकारिक जीवनी द स्नोबॉल वारेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका एलिस स्क्रूडर है। इस पुस्तक में बताया गया है कि वारेन हमेशा शांत और संतुलित जीवन ही नहीं गुजारते रहे हैं, बल्कि उन्हें भी भावनाओं के बवंडर का सामना करना पड़ा है। वारेन एक भावुक और प्यार के भूखे पति रहे हैं, वहीं बच्चों के प्रति पर्याप्त धन नहीं देने वाले पिता भी रहे हैं। वे ऐसे लोगों से बचते रहे हैं जो उनकी आलोचना कर सकते हैं। 4 बार सांसद बनने वाले अपने स्टॉक ब्रोकर पिता को वारेन अपना आदर्श मानते रहे हैं, मगर अपनी माता के साथ उनका जटिल किस्म का रिश्ता रहा है। उनकी माता जहां बाहरी दुनिया के लिए एक आदर्श गृहिणी थी, वहीं छोटे वारेन और उनकी बड़ी बहन को वह तब तक फटकारती रहती थी जब तक दोनों रोने नहीं लगते थे। वारेन ने बताया है कि मां की मौत पर वह रोए नहीं थे, वे उदास जरूर हुए थे। मां के अच्छे पहलू भी थे, मगर उनके बुरे पहलू ने मेरे मन के अलगाव का भाव पैदा किया, वारेन ने कहा। पुस्तक में वारेन के जीवन में आने वाली महिलाओं पर रोशनी डाली गई है, जिन्होंने उनके खालीपन को भरने का प्रयास किया और उन्हें भावनात्मक सुख प्रदान किया। 52 वर्ष तक उनकी अर्धांगिनी रहने वाली सुसान उन स्त्रियों में सबसे अहम स्त्री थी। विवाह के बाद 3 संतानों के साथ वारेन और सुसान ओमाहा में रहते थे। वारेन दिन रात कार्य करने में जुटे रहते थे। सुसान जानती थी कि वारेन खुद के प्रति प्यार के भाव की अपेक्षा रखते थे और अपनी आलोचना को पसंद नहीं करते थे। सार्वजनिक जीवन में दोनों खुशहाल पति पत्नी नजर आते थे, जहां वारेन अक्सर अपनी पत्नी को बाहों में भर लेते थे। लेकिन निजी जीवन में संपत्ति सृजन में जुटे वारेन के पास पत्नी के लिए अधिक समय नहीं था। तब सुसान सोचती थी कि कब मेरे पति के पास $80 लाख से लेकर $1 करोड़ तक इकट्ठे हो जाएंगे और वह परिवार के लिए समय निकालना शुरू कर देंगे। मगर सुसान यह हकीकत समझ पाने में नाकाम रही थी कि 6 साल की उम्र में ही पड़ोसियों के कोख बेचते हुए वारेन ने जीवन का जो लक्ष्य चुना था,
वह अनवरत जारी रहने वाला था। संपत्ति जुटाने व मितव्ययी बने रहने के सूत्र के सहारे वारेन एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। जब वो बच्चे बड़े हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो सुसान ने वारेन से अलग रहने का फैसला किया और सैन फ्रांसिस्को चली गई। वारेन और सुसान 27 सालों तक एक दूसरे से दूर रहे। इसके बावजूद दोनों नियमित रूप से फोन पर बातें करते थे। वारेन को अपनी गलती का एहसास था और सुसान के रूठने पर उन्हें काफी तकलीफ महसूस हुई थी। वह घर के भीतर चहलकदमी करते रहते थे। न खाने पीने की सुध रहती थी, ना ही कपड़ों की। पहले तो सुसान ने वारेन के पास लौट जाने के बारे में सोचा। फिर उसने एक रेस्टोरेंट में होस्टेज की नौकरी करने वाली एस्ट्रिड मिक्स को अपने पति की देखभाल करने के लिए भेज दिया। वारेन ने बाद में कहा, सुसान मुझे संभालती थी, एस्ट्रिड भी मुझे संभालने लगी। वर्ष 2004 में सुसान का देहांत होने के बाद वारेन ने एस्ट्रिड के साथ शादी कर ली। वारेन के जीवन में और भी स्त्रियां आई, मगर वारेन का सारा ध्यान मूल रूप से अपने कारोबार का विस्तार करने की तरफ केंद्रित था। उनके जीवन में आने वाली एक और महिला शोरोन ओसबर्ग थी, जो ब्रिज खिलाड़ी थी और उसने वारेन को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था। इससे पहले अपने मित्र बिल गेट्स के कहने पर भी वारेन ने कंप्यूटर को हाथ लगाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह फॉर्च्यून पत्रिका की लेखिका करोल लूमिस से वारेन की दोस्ती हुई, जो शेयर धारकों के नाम वारेन के सालाना खत का संपादन करती थी। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की प्रकाशक कैथरीन ग्राहम के साथ वारेन की नजदीकियों के काफी चर्चे हुए थे। वारेन ने वॉशिंगटन पोस्ट के शेयरों में निवेश किया था और कैथरीन के साथ उनकी दोस्ती हुई थी। कैथरीन के माध्यम से वारेन को संभ्रांत और उच्च समाज के लोगों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिला था। वारेन कैथरीन के कारोबार की बारीकियां समझने में अहम भूमिका निभाते थे। एक निर्णायक मोड़। वारेन जैसे जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या बफेलो के दौरे पर व्यस्त रहने लगे थे, वैसे वैसे अपनी पत्नी सुसी के साथ उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों अलग अलग किस्म की जिंदगी जी रहे थे। सुसी गायन के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही थी। संगीतकार नील सेगका ने ओमाहा में सुसी को गाते हुए सुना था और सलाह दी थी कि उसे गायन के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उतरना चाहिए। वह इस राय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही थी। वारेन के इन्वेस्टमेंट मैनेजर मित्र बिल रुएन ने ट्रैम्प और बाल रूम सहित मैनहट्टन के कई नाइट क्लबों में सुसी के ऑडिशन का इंतजाम कर दिया था। वारेन के जो दोस्त न्यूयॉर्क में थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सुसी अच्छा गा सकती थी। तत्कालीन गायक रोजेन प्रेंट का कहना था, अगर कोई सड़क की गायिका होती तो कोई नहीं पूछता, मगर वह एक अमीर आदमी की बीवी थी। न्यूयॉर्क से एक संगीत कार्यक्रम का न्योता मिलने पर सुसी अपने गायन में सुधार करने और कई शहरों का दौरा करने के बारे में विचार करने लगी। उसने टैलेंट एजेंसी विलियम मॉरिस के साथ एक करार भी किया। सन 1977 की सर्दियों में जब वारेन बफेलो इवनिंग न्यूज अखबार खरीद रहे थे, उस दौरान ओमाहा के फैनरंज कैफे में सुसी का संगीत कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वारेन के घर में आयोजित दावत में मेहमान शामिल हुए। इस दावत में कुछ मिनटों तक उपस्थित रहने के बाद वारेन अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जबकि सुसी मेहमानों की खातिरदारी का दायित्व निभाती रही। वारेन के पुत्र पीटर ने उस दावत को याद करते हुए बताया, डैड अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, मम्मी मेहमानों की खातिरदारी करने में जुटी थी। पति पत्नी की व्यस्तता इस कदर बढ़ गई थी कि जब अप्रैल 1977 में दोनों ने शादी की रजत जयंती मनाई, तो कार्टूनिस्ट स्टैन लिप्से ने दोनों को लेकर एक कार्टून बनाया, जिसमें शादी की सालगिरह के केक के ऊपर दोनों को हवा में उड़ते हुए दर्शाया गया था। वारेन और सुसी की रुचियां अलग अलग थी और बच्चों के बड़े हो जाने के बाद सुसी को घर में खालीपन का एहसास ज्यादा सताने लगा था। परिवार के मित्र उस समय के चर्चित कलाकार कैंट बोलेज का मानना था कि वारेन और सुसी का दाम्पत्य जीवन सफल था और दोनों इस बात के उदाहरण थे कि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले दो व्यक्तियों के बीच किस तरह गहरा आकर्षण हो सकता है। इसके बावजूद वारेन अक्सर घोंघे की तरह अपने आप को एक खोल के भीतर छिपा लेते थे। वह शारीरिक रूप से भले ही मौजूद रहते थे, लेकिन उनका मन कहीं और लगा रहता था। वह या तो किसी पुस्तक को पढ़ते रहते थे या अपने ही ख्यालों में गुम रहते थे। इस तरह व्यवहारिक धरातल पर वारेन अपनी पत्नी सुसी के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। सुसी ने बोलेज से कहा था, वारेन को खुश रहने के लिए 60 वाट का बल्ब और एक किताब चाहिए, जबकि सुसी खुश रहने के लिए काफी कुछ करना चाहती थी। वह लोगों के बीच खुशी बांटने में यकीन करती थी
उसे लोगों से जज्बाती तौर पर संवाद कायम करना अच्छा लगता था। दूसरों के लिए जीना उसका स्वभाव ही था और वारन की खुशियों के लिए वह वर्षों अपना तन मन न्यौछावर करती रही थी। सुसी की बेटी का कहना है, मम्मी ने डैड की सहायता करने के लिए काफी तकलीफें उठाई। वह चाहती थी कि डैड को अपना काम ठीक से करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। डैड हमेशा अपने आप में डूबे रहने वाले, अपने काम के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे हैं। वह हमेशा एक ही तरह का काम करते रहे हैं। वहीं पीटर का कहना है, दूसरों को खुश रखने के लिए मम्मी ने काफी तकलीफों का सामना किया। सुसी को देर रात के वक्त ही अपने लिए कुछ समय मिल पाता था जब वह संगीत सुनती थी। एक दुर्लभ साक्षात्कार में, जिसमें ओमाहा वर्ल्ड हेराल्ड नामक अखबार ने सुसी के संगीत कैरियर पर रोशनी डालने की कोशिश की थी, सुसी ने अपने संगीत के कैरियर में भरपूर मदद करने के लिए वारन की सराहना की थी। यह साक्षात्कार वारन और सुसी की शादी की रजत जयंती से 2 दिन पहले प्रकाशित हुआ था। अपनी शुरुआती जान पहचान की चर्चा करते हुए सुसी ने बताया था कि वह किसी और लड़के के प्यार में पागलों की तरह डूबी हुई थी, मगर अपने पिता की सलाह मानकर उसने वारन को अपना जीवन साथी चुना था और पाया था कि वारन एक असाधारण व्यक्ति थे। साक्षात्कार में सुसी ने वारन के साथ प्रेम में डूबने के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना ही मिल्टन ब्राउन से बिछड़ने की पीड़ा के बारे में कुछ कहा था। जबकि 25 साल गुजर जाने के बाद भी बीच बीच में सुसी मिल्टन को याद करते हुए सोचती थी कि अगर उसका विवाह वारन की जगह मिल्टन से हुआ होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। उस समय मिल्टन डैस मोइनेस में अनाज का सफल ब्रोकर बन चुका था। उस समय पति पत्नी को एकाकीपन की पीड़ा भी सता रही थी। उनकी बेटी शादी कर चुकी थी और कैलिफोर्निया के इरविन क्षेत्र में सेंचुरी इक्की कंपनी में नौकरी कर रही थी। इसके साथ ही वे कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी। हावी साउथ डेकोटा के सियोकम फॉल्स में स्थित अंगस्टाना कॉलेज से बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुका था। वह ओमाहा के पास बफेटस एक्सकैपेटिंग नामक फर्म बनाकर अपना व्यवसाय शुरू कर रहा था। उपकरण खरीदने के लिए वह वर्कशायर हैथवे के अपने हिस्से वाले शेयरों का इस्तेमाल कर रहा था। युवा पीटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था। सितंबर 1970 में सुसी ने ओमाहा के प्रसिद्ध संगीत प्रेक्षागृह ओरिफियन में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस प्रेक्षागृह में 30 के दशक में एल जोल्सन और बारबरा स्टैनचाक जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दिया करते थे। इस कार्यक्रम के दौरान अपने गृह नगर के दर्शकों के सामने सुसी ने सधे हुए अंदाज में अपने गायन को प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया था। वह दर्शकों से मुखातिब होकर उल्लास के साथ कह रही थी, आप महसूस करें कि हम प्यार में डूबे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद ही 45 वर्षीय सुसी अपने पति वारेन से अलग होकर रहने के लिए चली गई। वह ओमाहा के फरमान स्ट्रीट पर स्थित वारेन का घर छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चली गई, जहां वह किराए के एक अपार्टमेंट में रहने लगी। उसने इस बात की सूचना अपने बच्चों को भी दे दी। यह सुनकर जहां हावी सन रह गया, वहीं पीटर को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। सुसी ने बच्चों को बताया कि वह कानूनी तौर पर या किसी अन्य रूप में वारन के साथ संबंध विच्छेद नहीं कर रही थी। वह अब केवल अपनी मर्जी से जिंदगी को जीना चाहती थी। वारन के लिए सुसी का छोड़कर जाना प्रचंड आघात की तरह था, जिसकी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इससे वारन स्तब्ध और किंग कर्तव्य भी मूड रह गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुसी उन्हें इस तरह छोड़कर क्यों चली गई थी। सुसी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी, जो उनका बचाव आपदाओं और बाधाओं से करती थी, जो उनके एकाग्र होकर कार्य करने के लिए घर में अनुकूलन माहौल मुहैया करवाती थी। वह घर को अपने प्यार की गर्मी से जीवंत बनाकर रखती थी। वह अपने मुक्त हृदय के साथ वारन की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। वारन ने अपनी बड़ी बहन को बताया था, सुसी पिछले 25 सालों से मेरे बगीचे की धूप बारिश की तरह थी। अकेले रह जाने पर वारन सोच में डूब गए थे कि आखिर सुसी उन्हें इस कदर तनहा क्यों छोड़ गई थी। फोन पर सुसी से बातें करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे थे। सुसी ने सहानुभूति के साथ ढांढस बंधाते हुए कहा था कि उसने रिश्ता तोड़ा नहीं था, बल्कि वक्त की जरूरत को समझते हुए अलग रहने का फैसला किया था। वह अभी भी फोन पर बातें कर सकते थे, साथ साथ यात्राएं कर सकते थे और न्यूयॉर्क तथा लागूना समुद्र तट पर साथ साथ छुट्टियां भी मना सकते थे। वह लगातार वारन के साथ भावुक होकर बातें करती रही। उसने आश्वस्त किया कि दोनों अभी भी पति पत्नी हैं, मगर सुसी की बातों का निचोड़ यही था, हम दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। वारन की बेटी सुसी जूनियर कुछ हफ्तों का समय गुजारने के लिए पिता के पास आई। उसने पाया कि वारन सदमे की हालत में थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। सुसी जूनियर ने अपने डैड को तसल्ली देने की कोशिश की। इत्तेफाक से सुसी जूनियर भी
उस दौरान थोड़े दिन पहले हुई अपनी शादी के बंधन से आजाद होने की कोशिश में जुटी हुई थी। उसने घर के खालीपन को दूर करने की कोशिश की और घर की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संभाल लिया। वह अपने डैड को पॉपकॉर्न की जगह ढंग का खाना खिलाने लगी। उसने घर के खालीपन को दूर करने की कोशिश की और घर की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संभाल लिया। वह अपने डैड को पॉपकॉर्न की जगह ढंग का खाना खिलाने लगी और ये सुनिश्चित करने लगी कि वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन सके। वारन अपनी बेटी की दक्षता से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दोपहर के वक्त में वह कपड़ों पर इस्त्री करने का काम आसानी से पूरा कर लेती थी। सुसी जूनियर ने बाद में बताया कि डैड मम्मी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते थे। डैड को स्थिर होने में समय लग रहा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि डैड कुर्सी पर बैठकर पढ़ते रहते थे और कपड़ों पर इस्त्री के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कुछ भी नहीं बदला है। अगर आपको आदत है कि घर का दरवाजा खोलते ही कोई आपका स्वागत करे, तो इस लिहाज से मम्मी की उपस्थिति का एहसास अभी भी बना हुआ है। वारन के परिजन और मित्र, जो वारन परिवार की हमेशा सराहना करते थे, सुसी के चले जाने पर चकित रह गए थे और उन्हें पीड़ा भी महसूस हुई थी। लेकिन सामान्य अर्थों में वारन और सुसी इस अलगाव से टूट नहीं गए थे। हालांकि सुसी कैलिफोर्निया में थी, मगर दोनों के बीच रोजाना फोन पर बातचीत होती थी। क्रिसमस के अवसर पर दोनों बच्चों के साथ लागूना के बीच हाउस में इकट्ठे होते थे। सर्दियों में वारन और सुसी 2 सप्ताह की यात्रा पर न्यूयॉर्क जाते थे। हालात सामान्य होते जा रहे थे। उनकी बेटी ने बताया, डैड को एहसास होने लगा था कि उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ गया था। असल में परिवर्तन की आशंका से वह घबरा गए थे। उन्होंने एक बार दक्षिण कैलिफोर्निया में जाकर रहने के बारे में विचार किया, जहां उनके परिवार के ज्यादातर लोग रह रहे थे, मगर वह इस फैसले पर अमल नहीं कर पाए। एक वजह तो यह भी थी कि वे अपनी पुरानी और वफादार सेक्रेटरी ग्लैडिस केसर के बिना काम ठीक से नहीं संभाल सकते थे। दूसरी तरफ वे अपनी दिनचर्या को बदलना नहीं चाहते थे। वे बने बनाए फर्रे को छोड़कर सब कुछ नए सिरे से शुरू नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ सुसी खुशमिजाजी के साथ जी रही थी। उसका अपार्टमेंट किसी युवा छात्र के कमरे की तरह सजा हुआ था। घर में अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। अकेली होने के साथ ही सुसी को लंबे अरसे के बाद आजाद होने का सुखद एहसास हुआ था। इस तरह की आजादी हासिल करने के लिए उसने अधेड़ अवस्था तक लंबा इंतजार किया था। सुसी के निजी जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जिनके बारे में वह वारन के साथ बात करना नहीं चाहती थी। ना ही वारन उन पहलुओं का सामना करने के लिए तैयार थे। परिवार के सदस्य यह जानते थे और इस बात को महसूस करते थे कि सुसी की अपनी निजी जरूरतें भी थी जिनकी उपेक्षा नहीं हो सकती थी। परिवार के सदस्यों ने वारन के इर्द गिर्द एक किस्म का रक्षा कवच तैयार करने का प्रयास किया, ताकि वह बगैर परेशान हुए अपना कार्य ठीक से कर सकें। पहले भी परिवार वारन के प्रति इसी तरह सहयोग का रवैया अपनाता रहा था। उनकी छोटी बहन रावटा ने कहा भी, हम सभी को वारन की काफी चिंता रहती है। मैं नहीं जानती ये सब कैसे शुरू हुआ, मगर कम उम्र से ही हम लोगों की सोच ऐसी ही रही है। सुसी के रूम में वारन को भावनात्मक रक्षा मिलती रही थी। वह अलग रहते हुए भी अपने अंदाज में वारन का ख्याल रख रही थी। वह जिस तरह मित्रों की तादाद बढ़ाने में माहिर थी, उसी तरह अपने पति की छोटी छोटी जरूरतों की भी उसे चिंता सताती रहती थी। उसने ओमाहा की कई स्त्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने साथ वारन को सिनेमा देखने के लिए या रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाए। ऐसी ही स्त्रियों में एक एस्ट्रिड मिक्स भी थी। 31 साल की एस्ट्रिड ओमाहा के फेरेंच कैफे में वेट्रेस की नौकरी करती थी। एस्ट्रिड वारन के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी और उनकी देखभाल करने लगी। सुसी ने एस्ट्रिड को प्रोत्साहित किया। ओमाहा के अलग अलग जन समूहों में घूमने और परिचय बनाने के मामले में वारन की तुलना में एस्ट्रिड अधिक आगे थी। वह मार्केट डिस्ट्रिक्ट के जिस मोहल्ले में रहती थी, वहां कस्बाई जनजीवन में परिवर्तन हो रहा था और आधुनिकता हावी होती जा रही थी। एस्ट्रिड का जन्म लातीविया में हुआ था और बचपन में वह ओमाहा आई थी। जब वह छोटी थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया था और वेटर का काम करने वाले पिता ने अपने बच्चों को अनाथालय में डाल दिया था। सीधे अर्थों में एस्ट्रिड एक जुझारू युवती थी। वह व्यवहार कुशल और मेहनती थी। वह सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान से खरीदी गई पोशाकों में भी आधुनिक और आकर्षक नजर आती थी। उसका मासूम गोलाकार चेहरा उसके जन्म स्थान की बरबस याद दिला देता था। सर्दियों में बर्फीले हवा के बीच फर का कोट पहनकर लाल रंग के एक कुत्ते के साथ जब वह ओमाहा की सड़कों पर चलती थी, तो जासूसी उपन्यास के किसी किरदार की तरह नजर आती थी। ओमाहा के संभ्रांत वर्ग के नामचीन लोगों को एस्ट्रिड अच्छी तरह जानती थी। वारन का एक भांजा टॉम रोचर्स फेरेंस
कैफे की ऊपरी मंजिल पर रहता था। उसने बाद में बताया, जब बर्फ गिरने लगती थी और लोग ठिठुरने लगते थे, वैसे भी वो वहां बासी बर्फ को लेकर आध्यात्मिक बातें सोचने लगते थे। तब एस्ट्रिड वारन के लिए डिनर का इंतजाम उत्साह के साथ करती थी। वह खुद को उपयोगी और मददगार बनाना पसंद करती थी, मगर उसे पर्दे के पीछे रहना पसंद था। जब सूसी ने फेरेंच कैफे में गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो बीच में एस्ट्रिड उसके लिए चाय लेकर आई थी। वह तत्परता के साथ आवभगत करती थी और हमेशा विनम्र बनी रहती थी। सूसी के अलग होने के 1 साल के भीतर ही एस्ट्रिड रहने के लिए वारन के घर में आ गई। उसके आने से वारन के बेटे हावी को नाराजगी महसूस हुई। सभी इस घटनाक्रम को देखकर दंग थे। पुरानी चीजों की दुकान पर एस्ट्रिड से दोस्ती करने वाला कलाकार कैंट बेलोज यह देखकर दंग रह गया कि वह शहर के सबसे अमीर आदमी के साथ रहने के लिए चली आई थी। बेलोज ने एस्ट्रिड से पूछा, वारन और तुम्हारे बीच क्या पक रहा है? क्या तुम इस तरह की अफवाह फैली थी कि वारन ने उसे एक कुक के रूप में किराए पर रखा था, मगर वास्तव में आरंभ से ही दोनों के बीच पति पत्नी जैसे संबंध बन गए थे। स्वभाव के हिसाब से वारन और एस्ट्रिड एक दूसरे के अनुकूल थे। दोनों हंसी मजाक करते हुए सरलता के साथ जीवन यापन करना पसंद करते थे। जब वारन स्टॉक की सौदेबाजी करने में व्यस्त रहते थे, तब एस्ट्रिड कबाड़ खानों की खाक छानती थी। जब वारन के लिए सुपरमार्केट में पेप्सी कोला खरीदती हुई मोल भाव करती थी। जब वारन अध्ययन कक्ष में व्यस्त रहते थे, तब एस्ट्रिड बगीचे में आराम फरमाती थी। एस्ट्रिड को घर में रहना अच्छा लगता था और उसने वारन को घरेलू दायित्वों की चिंता से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। अगर पीटर कभी देर रात की रेलगाड़ी से घर आता तो एस्ट्रिड उसे स्टेशन से लेने के लिए वहां पहुंच जाती थी। संभवतः एस्ट्रिड एकाकीपन के अपने अनुभव के कारण वारन की देखभाल करने में समर्पण भाव से जुटकर किसी तरह का पछतावा महसूस नहीं करती थी। वह वारन की सेवा कर रही थी और उसके लबों पर किसी तरह की शिकायत नहीं थी। वैसे दोनों के बीच समझौता भी अनूठे किस्म का था। एस्ट्रिड को सुरक्षित ठिकाना और एक पुरुष साथी मिल गया था। वारन को एक महिला साथी और घर की देखभाल करने वाली स्त्री मिल गई थी। लेकिन जिस दिन एस्ट्रिड उस घर में आई थी, उसी दिन से वह जानती थी कि वारन उसके साथ शादी नहीं करने वाले थे, क्योंकि वह उस समय भी अपनी पत्नी सुसी से जुड़े हुए थे। एस्ट्रिड ने वारन के घर को सजाया, मगर जब सुसी शहर से आती तो वह इस्त्री किए गए कपड़े पहनकर वारन को उससे मिलने के लिए जाते हुए देखती थी। शुरू शुरू में खाली घर में रहने की जगह एस्ट्रिड ओमाहा से बाहर चली जाती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे सुसी से मिलने के लिए जाने वाले वारन को लेकर कोई असुविधा महसूस नहीं होती थी और वारन के परिवार के सदस्यों के साथ भी वह सहज होती जा रही थी। इतना ही नहीं, वह वारन की पत्नी के साथ भी मधुर संबंध बनाने में सफल हुई थी। जब सुसी ओमाहा आती थी तो वह एस्ट्रिड को अपने साथ लंच के लिए ले जाती थी। सुसी फरनाम स्ट्रीट के घर में नहीं ठहरती थी। बादशाह हैथवे की सालाना बैठक में जब लोगों ने सुसी और एस्ट्रिड को एक साथ बैठे हुए देखा, तो फुसफुसाहटें होने लगी। उस समय वारन मंच पर बैठे हुए थे। तीनों व्यक्तियों ने रिश्तों का अनूठा तालमेल कायम कर लिया था। एस्ट्रिड दैनंदिन जीवन में वारन की देखभाल करती थी, वहीं ओमाहा से बाहर जाने पर सुसी वारन का साथ देती थी। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में दोनों अपने पुराने मित्रों से मिलते थे। इसी तरह औपचारिक समारोह में वारन सुसी के साथ शामिल होते थे। बाहरी दुनिया के लिए वारन और सुसी के बीच गहरा प्यार पहले की तरह ही बना हुआ था। लॉज रिटेलर जो रोजनफील्ड अक्सर वारन और सुसी से कैलिफोर्निया में मिलता था। उसने बाद में बताया, दोनों खुशहाल दंपत्ति के रूप में नजर आते थे। सुसी जूनियर ने बताया कि उसके माता पिता के बीच बुनियादी रिश्ता पहले की तरह ही था। पीटर ने बताया कि भले ही दोनों 1500 मील की दूरी पर रहते थे, मगर उनके बीच दिल का रिश्ता बना हुआ था। बेंजामिन ग्राहम के पार्टनर न्यूमैन के पुत्र हार्वर्ड न्यूमैन ने दो स्त्रियों के साथ वारन के संबंध को लेकर मजाक भी उड़ाया था, मगर वारन अपने जीवन की सच्चाई को अच्छी तरह महसूस करते थे। उनके जीवन में दोनों ही स्त्रियों के लिए अलग अलग और निश्चित ही जगह थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पहले से ही सुनियोजित था। सुसी और एस्ट्रिड के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों ना तो अभिनय कर रही थी, ना ही वह एक दूसरे की जगह ले सकती थी। वारन के मित्रों के लिए इस त्रिकोण को समझ पाना मुश्किल हो रहा था, भले ही वह इस तरह के रिश्ते को अब सहजता से लेने लगे थे। यह सवाल भी उभरता है कि क्या वारन अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट थे? पीटर ने कहा कि विवाह के समय उसकी मम्मी की सहमति पर विशेष रूप से गौर नहीं किया गया था। हालांकि वारन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं वे अपना कार्य सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए रिश्तों का नया ताना बाना तो नहीं रच रहे थे। भले ही मित्रों को यह ताना बाना अजीब लगा हो, मगर वारन नई परिस्थितियों में सहज होकर
अपना काम कर पा रहे थे। उन्हें जिस मानसिक संबलन की हमेशा तलाश रहती थी, वह दूर रहकर भी सुशी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहा था। बचपन में भी वे मानसिक संबलन की तलाश करने के लिए वहां लौटा करते थे। नई परिस्थिति में वह तलाक की पीड़ा से बच गए थे। ना ही किसी तरह की कुंठा ने उन्हें बदले की भावना से कोई कदम उठाने के लिए उकसाया था। इस बदले हुए हालात को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। मैंने अपनी जिंदगी का ताना बाना इस तरह तैयार किया है जिससे मैं अपनी पसंद का काम अच्छी तरह कर पाता हूँ। वारन ने एक रिपोर्टर से यह बात कही थी। उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी, ना ही सामाजिक स्वीकृति को लेकर उनके मन में किसी तरह की दुविधा थी। उन्होंने अपने निर्णय के बारे में किसी तरह की सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। एक प्रकाशित टिप्पणी में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि त्रिकोण की रचना से तीनों ही व्यक्तियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जब आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो एक दूसरे की अनुभूति को समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। वारन दोस्तों से एक बात जोर देकर कहते थे कि एस्टीड को सुसी ने उनके लिए चुना था। एस्टीड के घर में आने के बाद वारन के पिनबॉल प्रकरण वाले पुराने दोस्त डोनाल्ड डेनली ने ओमाहा का दौरा किया था और वारन के घर में ठहरा था। डेनली घर में एस्टीड को देखकर चकित हुआ था। वह इस नए रिश्ते को समझ नहीं पाया था। उसने रात में पाया कि वारन एस्टीड के साथ शयन कक्ष में चले गए थे। वारन ने डेनली को बताया कि एस्टीड और सुसी सहेलियां थी। डेनली ने बाद में बताया, मुझे लगता है वारन के लिए यह तर्क महत्वपूर्ण था। वह यह जताने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपने स्तर पर कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। दूसरी तरफ पीटर का मानना था कि सुसी के बगैर 1 साल तक का समय वारन के लिए पीड़ादायक रहा था। उन्हें सब कुछ सूना सूना लगने लगा था और वह उदास हो गए थे। परिवार की एक महिला मित्र ने बताया कि वारेन खुद को काफी अकेला महसूस करने लगे थे, मगर अपने अकेलेपन का सामना वे साहस के साथ कर रहे थे। उनके नजदीकी लोगों को छोड़कर किसी को भी उनकी मानसिक व्यथा का पता नहीं लग पाया था। पीटर के अनुसार वारेन खुद कई बार अपनी मन स्थिति से अनजान बने रहते थे। वह निरंतर अपने कार्य में जुटे रहते थे और जीवन में सुनियोजित तरीके से लाए गए बदलाव को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रहे थे। कम उम्र में ऐसा ही एक संकट उस समय आया था जब वारन को उनकी मर्जी के विरुद्ध ओमाहा छोड़कर रहने के लिए वाशिंगटन जाना पड़ा था। उस संकट से बचाव के लिए वे अखबार बांटने के कार्य में तन मन से डूब गए थे। अब उनमें से कई अखबारों का मालिकाना हक वारन के पास था, लेकिन उसके मन के भीतर व्यापक भावनात्मक असुरक्षा बचपन के दिनों की तरह ही बनी हुई थी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वह सुबह जल्दी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, जबकि दफ्तर में अखबारों का ढेर उनका इंतजार कर रहा होता था। दो स्त्रियों का साथ पाकर उनका मनोबल दृढ़ हो रहा था। वह फोन पर उस तरह ऊंचे स्वर में बात करते थे जिससे सुनने वाले को उनकी किसी भी तरह की पीड़ा का पता नहीं चल पाता था। उनके पुराने मित्र जो रोजनफील्ड का कहना है, मैंने वारन को कभी भी मायूस होते नहीं देखा। वह बाक्ष्य में हमेशा डूबा रहता था। निजी जिंदगी की समस्याओं में उलझने की जगह वारन को एक किस्म की रचनात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी थी। 70 के दशक के अंत में अपनी विशिष्ट शैली में वारन ने वाक्य के जरिए निवेश के कई अहम फैसले किए थे। शेयर बाजार की मंदी से प्रफुल्लित होकर वह बाक्शा इंश्योरेंस कंपनी की रकम का निवेश शेयरों में कर रहे थे। वह जिन कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे उनमें प्रमुख थे एमेटेडा हैस, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, जनरल फूड्स, जीईआईसीओ, नाइट राइट्स न्यूज़पेपर्स, मीडिया जनरल, साफेको, एडब्ल्यू, वुलवर्थ आदि।